हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जिसमें आज हम करेंगे अर्थ एज अ इंटीरियर एंड इट इज़ अ मटेरियल। इसका मतलब है जो है भूगर्भ और उसके पदार्थ के विषय में जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कई मायने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो, चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हों। अगर उनके सिलेबस में अगर भूगर्भ और उसके पदार्थ हैं तो इसका मतलब ये टॉपिक उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन आपको पता ही है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Topic is the most important here is the materials of the earth as a crust. There is chapter here earth interior and it is a material. There is a most important topic arrived of materials of the earth as a crust. The outermost part of the lithosphere is called crust. Is known as there is the outermost part of the lithosphere is called crust. There is a definition of crust. The outermost layer of the lithosphere is called crust, and this is the most significant part of the earth because it is occupy the humans. It is a material is a crust is a made of a rock. The rock are different types. There are hard like is a granites, soft like clay, and the loose like a grab. There is a rock has a greater variety of the colors and weight and the hardness. There is the most important. There is a different types of rock. There are granite, soft, clay, and loose like a grabs. There is the most important, and also is important here. There is a great variety, the color, weight, and hardness. The rock art is composed of minerals. There is the aggregate or physical mixture of one or more minerals, and minerals on the others are hard, and they are made up to the two or more element in the defined ratio. They have a defined to the chemical composition. Crust is made up to more than 2000 minerals, but out of these 6 are most abundant and contribute of the maximum to this uppermost part of the earth. And these are feldspar, scotus, and merosengens, and apple and mica, and the olivine. The granite is a rock and it is a constant of the minerals bounded together are quartz, feldspar, and the mica, which make it a hard rock. Change in the ratio of this minerals give rise to the granite of different colors and hardness. The minerals containing a metal are called metallic mineral. There is a hematite, a major iron ore is a metallic minerals. Ores are the metallic minerals which can be a profitable mine. The rock is a immense are economically important to us. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण आया है भूपट्टी के पदार्थ। देखिए भूपट्टी जो होती है उसमें कौन कौन से पदार्थ जो होते हैं इंपॉर्टेंट अपना स्थान रखते हैं। कहते हैं स्थलमंडल के सबसे ऊपरी वाले भाग को हम भूपटल कहते हैं, यानी ऊपरी वाली भाग अगर जहाँ पर इंसान रहते हैं तो आप समझ सकते हो कि कितने पदार्थों से ये बने हुए होते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। यह पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि इसकी ऊपरी परत सतह पर मनुष्य रहते हैं। कहते हैं जिन पदार्थों में जो है काफ़ी भूपट्टी बनी रहती है, यानी बनी होती है, जिन पदार्थों से भूपट्टी बनी होती है उन्हें सेल कहते हैं। ये बहुत बड़ी बात आ जाती है यहाँ पर कि जिन पदार्थों से भूपट्टी बनी होती है उन्हें सेल कहते हैं, और सेल विभिन्न आकार की हो सकती है। सेल ग्रेनाइट की तरह ठोस भी हो सकती है, चिकनी मिट्टी की तरह मुलायम भी हो सकती है, और बजरी की समान जो है बिखरी हुई भी हो सकती है। यानी भूपट्टी के विषय में जो हम यहाँ पर जानना
कोशिश कर रहे हैं, ये पृथ्वी की पदार्थ के रूप में जो है बहुत सी चीज़ें पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर बताया भी गया है कि ग्रेनाइट की तरह ठोस भी हो सकती है, चिकनी मिट्टी की तरह मुलायम भी हो सकती है, और बजरी की तरह ये बिखरी हुई भी हो सकती है। शैलों के विभिन्न रंग, भार और कठोरता भी हो सकती है। यानी शैल जो होते हैं कई रंग के हो सकते हैं, उनके कई कोई भी भार हो सकता है, उनकी कोई भी कठोरता दिख सकती है। शैल खनिजों से बने होते हैं, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, शैल जो होते हैं खनिजों से बने होते हैं, और वे एक या एक से अधिक खनिज का मिश्रण होता है। आप मिट्टी ही ले लो, मिट्टी में कई तरह के जो है धातु तत्व जो है आपको मिल जाते हैं, तो इसलिए कोई दो राय नहीं है कि वे जो एक या एक से अधिक खनिज मिश्रण के बने होते हैं, और दूसरी ओर खनिज एक या एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। खनिजों में एक निश्चित रासायनिक संगठन भी होता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो रासायनिक तो होगी जनरल सी बात है। अगर बात यहाँ पर हम करें, भूपट्टी 2000 से भी अधिक खनिज से बनी हुई होती है, तो आपको आश्चर्यचकित लगेगा, क्योंकि यह आपको शायद पहली बार पता लगा होगा कि भूपट्टी जो है 2000 से भी अधिक खनिजों से बने होते हैं, परंतु इनमें से केवल 6 जो होते हैं जिनकी सबसे अधिकता होती है। यानी केवल 6 खनिज की जो है सबसे अधिकता होती है। इन्हीं का जो है पृथ्वी के ऊपरी परत के निर्माण में विशेष योगदान होता है। अब देखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है, कोई भी क्लास के आप बच्चे हो, लेकिन आपके लिए अगर सिलेबस में ये है तो बहुत जरूरी रहेगा। तो 6 खनिज कौन होते हैं? फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, एम्फिबोल्स, अभ्रक और ओलोबिन। ये 6 जो होते हैं अधिक मात्रा में पृथ्वी के भूपट्टी पे पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो पृथ्वी के भूपट्टी पे जो है 2000 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं, लेकिन 6 का जो है अपना विशेष महत्व रहता है। ग्रेनाइट एक ठोस शैल है, और इसके निर्माणकारी खनिज क्वार्ट्ज और फेल्सपार और अभ्रक है, और इन खनिजों के अनुपातों में विभिन्नता होने से ग्रेफाइट के रंग और उसकी कठोरता में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। और जिन खनिजों में धात्विक अंश होते हैं उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। यानी देखा जाए कि जिन खनिजों में धात्विक अंश होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धात्विक खनिज। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट आया है कि हेमटाइल्स एक प्रमुख लौह अयस्क है। कभी कभी एग्जाम में ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि हेमटाइट का प्रमुख अयस्क क्या है, तो लौह अयस्क है हेमटाइल्स, ठीक है, प्रमुख लौह अयस्क है। यह धात्विक खनिज के रूप में है, और अयस्क धात्विक खनिज ही होते हैं जिनमें धातु का निकलना लाभकारी होता है, और सेलों का निर्माण खनिज से ही हुआ है। इसका मानव जीवन में बहुत ही महत्व रखता है और बहुत ज़रूरी भी है। आगे का टॉपिक जो हमारा होगा सेलों के प्रकार, तो देखते हैं सेलों के प्रकार क्या है। Let's come to the most important topic arrive here are types of rock. There is a part of earth as an interior and it is a material chapter. There is a types of rock. The rock differ in there is a property, size of particles and mode of formation. There is a most important rock has a differ in there is a property, size of the particles and mode of formation. And other basis of mode of formation rock may be grouped into 3 types. There is the most important 3 types here: igneous, sedimentary and metamorphic. There is the most important 3 types. The first here, igneous rock. The igneous rock is a ball. Igneous is derived from the Latin word means igneous, mean of fire. There is the most important. The igneous rock here, the Latin word is igneous, mean of fire. Igneous rock here formed by there is a cooling of highly heated molten fluid materials as known as a magma. There is a most important, the rock here is formed by the cooling of highly heated molten fluid materials is known as a magma. There is a magma is a formation of is a rock. The word is a magma is derived from a Greek word which means a depth. It is require a great quantity of the heat to melt the rock under to the overlying pressure and then at the surface. We do not now there is exact depth at which is the magma is from, but probably it is formed at a different depth not exceeding is 40 kilometers. The molten rock is produced in increasing in a volume, which is responsible for curses or fractures or cracks in the crust. There is the most important here. The outer lining is a pressure gate of weakened. Along this is an opening, thus the forcing out the magma through them.
The otherwise it can escape due to the great overlining of pressure. There is the most important here, and where the magma is ejected to the surface is called lava. There is the most important lava where the magma is ejected to the surface, it's called lava. Igneous rock are formed from a solidified molten magma below on the earth's surface. As there is a compress, the earth is a first crust and all other rock are derived from them. And this is called to the parents of the rock, it is a primary rock. There is the most important here. What is a primary rock? As the compress of the earth as a first crust and all other rock are derived from them, and these are called parents of the rock or primary rock. In a simple word, all the rock can be as described as an igneous origin because at one time to another there were the erupted to the surface. A younger series of the igneous rock is still began formed. About 95% of the volume of outermost of 60 kilometers of the earth is composed of them. And these are the largely hard and massive because of their magnetic origins and are crystallining in appearance. There is the most important here. This is largely hardened and massive because there is a magnetic origin and crystallining is appearing. On the base of their mode of the occurrence is the igneous rock can be classified as a explosive or volcanic rock and intrusive rock. There is the most important here. There is a first here extrusive igneous rock are formed by cooling of lava on the earth's surface. There is the most important. There are extrusive igneous rock are formed by cooling of lava on the earth's surface. As the lava cools very rapidly on coming of the hot interior of the earth, the minerals is a crystal is a forming this rock are very fine. There is the most important, and this rock are called is volcanic rock. The volcanic rock there is the most important, and gabbro and the basalt are the very common examples such a rock. And this rock is formed in the volcanic area, and Dickens is a plateaus or regular soil in India is derived from lava. The next important here are intrusives of igneous rock are formed when the magma solidifies below their earth as a surface. The rate of cooling below the earth as a surface is very slow, which is give rise to the formation of large crystal in the rock. There is the most important area intrusive igneous rock, and the deep-seated intrusive rock are termed as a platonic rock. There is called to also is a platonic rock, and shallow depth intrusive rock are the term is a hypovessel. There is a granite and there is a dolerites are common example of intrusive rock. The granite and dolerites. There is a common example of the intrusive rock. And this is a point of view. Therefore, igneous rocks can is occurrence with there is a mode of formation. There is the most important. There is a igneous rocks can be accordance with their mode of formation and be classified as a platonic and hydrovaceous and volcanic rock masses. There is the most important is a 3 point. The heads is a blocks of the chorus, granitics and rock are found both in the Himalaya and Deccan plateaus. Deccan plateaus. There is the most important. The important here is a diagram of igneous rock here. There is the most important diagram. The craters, escassive rock, intensive rock, and dikes, magma, platonic rock, seals, and there is a baltoliths rock. There is the most important diagram. Show there is the igneous rock here. There is a figure is the most important, and it is an illustrate of the magma or the cooling produce a rock of the different shape and size, and depending on the space are available after it forced itself into the crust. The common form of intrusives of igneous rock are batholitics and silica and dikes, etc. The batholitics are hugs and there is a massive of solidified magma. They vary in the size, some as much as several 100 kilometers across and thousands of kilometers of thick. And they generally form the core of the major mountain as shown in the diagram.
and the regular domes and shaped roof and sometimes appear on the surface after the erosion of millions of years. There is the most important, and seal is the horizontal interventions of solidified magma between to the layer of pre-existing rock. And that is a similarity is a more or less vertical formation of few meter to the several kilometer in the length and form few centimeter in the hundreds of meter in the thickness. The basis of a chemical property here, igneous rock are classified into acidity and the basic rock. That is the most important, acidic and basic rock. And these are formed as a result of solidification of acidic and basic lava. Thus, acidic igneous rock are composed of 65% or more of silica. And these rocks are light color, hard and very strong. Granite is example on the acidic rock, and basic igneous rock is contain less than 55% of silica. That is the most important is a 55% of silica. There is the most important. Acidic igneous rock are composed of 65% is more of silica and have more of iron and the magnesium. These rock is a dark color and big enough for the weatherings and gabbro and basalt and the doratal example of the basic rock. Igneous rocks are formed by the solidification of the molten materials called magma lava. There is the most important point here in the box. The igneous rocks are formed by solidification of the hot molten materials called magma या lava. And extrusive igneous rock are formed by cooling of lava on the earth as a surface is a basalt and gabbro. That is the most important. And next year, interstices igneous rock are formed by solidification of magma below their earth as a surface is a granites. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है शैलो के प्रकार। देखिए शैलो के प्रकार किसके अंतर्गत है, हम जो यहाँ पर चैप्टर कर रहे हैं भूगर्भ और उनके पदार्थ। तो इसी के रिगार्डिंग जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है शैलो के प्रकार। देखिए पृथ्वी अगर पाठ की हम संरचनाओं की बात करें तो इसमें शैलो के प्रकार अगर नहीं जानिएगा तो यह अधूरा रह जाएगा। कहते हैं ये कई क्लासों के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे जिस क्लास में अगर बच्चे हैं अगर उनमें शैलो के प्रकार है तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण उनके समझ के लिए रहेगा। कहते हैं शैलो में अपने गुण और कणों के आकार उनके बनने की प्रक्रिया के आधार पर विभिन्न आकार की होती है, जैसे जनरली बात है। निर्माण क्रिया की दृष्टि से शैलो की जो है 3 वर्ग में डिवाइड किया गया है, यानी आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ये तीनों जो है शैलें हैं जिसको आप आग्नेय शैलें भी कह सकते हो, अवसादी शैलें और रूपांतरित शैलें भी कह सकते हो, या चट्टान के रूप में भी इसको जो है परिभाषित कर सकते हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है। अगर हम बात करें पहले की, यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण आया है अग्नेय शैल। देखिए अग्नेय शैल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो अगर बात हम अग्नेय शैल की बात करते हैं तो एग्नियम्स अंग्रेजी भाषा का शब्द है और ये लैटिन भाषा के जो है इग्नेस शब्द से बना हुआ है। इग्नेस शब्द का अर्थ ही होता है अग्नि यानी फायर। इससे जो है इन शैलों की उत्पत्ति स्पष्ट हो जाती है, अर्थात वह शैल जिनकी उत्पत्ति अग्नियों से हुआ है उन्हें अग्नेय शैल कहते हैं। तो देखा जाए तो अग्नेय शैल का जो उत्पत्ति होता है लावा से ही होता है, क्योंकि ये जो है अग्नि से ही बना हुआ होता है। अग्नेय शैल अति तप्त और चट्टानी तरल पदार्थ जिसे मैग्मा कहते हैं से बना हुआ होता है और ये ठंडे होकर जो है जमने से बनती है। भूगर्भ के जो है मैग्मा के बनने के निश्चित गहराई की हमें जानकारी अभी नहीं हुई है। यह संभवतः विभिन्न गहराई पर बनता है जो कि 40 किलोमीटर से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि 40 किलोमीटर इसकी निर्धारित की गई है। शैलों के पिघलने से जो है आयतन में वृद्धि होती चली जाती है, जिसके कारण भूपट्टी जो है टूटती है या उसमें दरारें पड़ती है और इस खुले छिद्रों या मुखों के सहारे ऊपर से पड़ने वाले दबाव में काफ़ी कमी आ जाती है और इससे ही मैग्मा जो होती है बाहर निकल जाती है। अगर ऐसा न हो तो ऊपर से पड़ने वाले अत्यधिक दाब मैग्मा को जो है बाहर जाने नहीं देगा, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है कि इसे मैग्मा की बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है, क्योंकि दबाव जब पड़ेगा तभी ये बाहर निकलेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो पड़ने वाला अधिक दाब जो होगा मैग्मा को बाहर जाने से
नहीं देगा, रोक देगा उसको। जब मैग्मा धरातल पर निकलता है तो उसे लावा के रूप में हम जानते हैं, यानी हम उसको लावा कहते हैं। पिघला हुआ मैग्मा जो है भूगर्भ या पृथ्वी की सतह पर जब ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो हम इसको अग्नेय शैल के निर्माण कहते हैं, यानी अग्नेय चट्टान के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी की आरंभिक भूपट्टी अग्नेय शैलों से बनी हुई होती है। अन्य सभी शैलों का निर्माण जो होता है अग्नेय शैलों से ही की जाती है, और इसी कारण अग्नेय शैलों को जो है जनक या मूल शैल भी कहते हैं। यानी सभी जो शैलों का निर्माण होता है तो अग्नेय शैलों से ही होता है, इसलिए कई जगह पर तो इसको जनक भी कहा जाता है या मूल्याधार भी कहा जाता है। भूगर्भ के सबसे ऊपरी जो है 16 किलोमीटर की मोटाई में अग्नेय शैलों का लगभग 95% है। यानी देखा जाए तो 16 किलोमीटर की मोटाई में अग्नेय शैलों की जो है लगभग 95% मानी गई है। अग्नेय शैलें सामान्यतः ठोस, भारी और विशालकाय और दावेदार भी होती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं निर्माण स्थल के आधार पर अग्नेय शैलों के 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला जो हमारा यहाँ पर आया है हमारे समक्ष वो है बाह्य अग्नेय शैल। देखिए बाह्य अग्नेय शैल क्या होती है। देखा जाए तो धरातल पर लावा के ठंडा होकर जमने से ये बनती है, यानी बाह्य अग्नेय शैल होती है जो कि पहली हमारा है। ये जो धरातल पर लावा के ठंडा होकर जमने से बनती है, और इन शैलों की संरचना में लावा बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। यानी लावा जो होती है, जो आग निकलती है पृथ्वी के धरातल से, वो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाती है, और लावा के जल ठंडा होने से इसमें छोटे आकार के रवे बने होते हैं। इन्हें ज्वालामुखी शैल भी कहते हैं। और ग्रेवो और जो बेसाल्ट बाहरी अग्नेय शैलों के सामान्य उदाहरण हैं, और यह शैलें ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत के दक्कन पठार की जो है रेगूर अथवा काली मिट्टी लावा से बनी हुई होती है। यानी अगर आप रेगूर के बारे में जानते हो और काली मिट्टी के बारे में जानते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो होती है लावाओं अग्नेय शैलों से ही बनी होती है, बाहरी शैलों का कारण इसका निर्माण होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आंतरिक अग्नेय शैलें की संरचना मैग्मा के जो है धरातल के नीचे जमने से होती है। यानी आंतरिक अग्नेय शैल जो होती है मैग्मा के धरातल के नीचे, जमीन से नीचे जो है जमने के कारण होती है, और धरातल के नीचे जो है मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है। यानी इसका जो प्रोसीजर है धीरे धीरे ठंडा होना, जबकि बाहरी अग्नेय शैल जो होती है डायरेक्ट ठंडा हो जाती है। अंत इन शैलों में जो है बड़ा आकार के रवे बन जाते हैं। अधिक गहराई में पाई जाने वाले आंतरिक शैलों को जो है पतालीय अग्नेय शैल भी कहते हैं, यानी दूसरा इसका नाम जो है पतालीय अग्नेय शैल कहते हैं। अगर जो ग्रेनाइट और जो है डेलराइट आंतरिक अग्नेय शैलों के सामान्य उदाहरण हैं। हमने जब पृथ्वी के कोर सेक्शन का जो वर्णन देखा था तो उसमें ग्रेनाइट और डेलराइट जो है आंतरिक क्षेत्रों में ही पाया गया था। दक्कन पठार के हिमालय क्षेत्र में ग्रेनाइट शैलों के विस्तृत जो है भूखंड देखा जा सकता है, और आंतरिक जो है अग्नेय शैलों की आकृति कई आकार की होती है। यहाँ पर जो एक डायग्राम दिखाया गया है वो है अग्नेय शैल की। देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो मैग्मा होती है नीचे होती है, और मैग्मा जो है किस प्रकार जो है बाहर निकल के बाहरी अग्नेय शैल का निर्माण करती है, और शील होती है आंतरिक अग्नेय शैल का जो है निर्माण कर रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये साधारण अगर आपको लगे डायग्राम साधारण नहीं दिखेगा, लेकिन देखा जाए तो बहुत ही विस्तृत यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है। यदि हम इस चित्र का अगर अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि भूपट्टी में मैग्मा के ठंडा होने पर विभिन्न आकृतियों में अग्नेय शैल बनती है, और ये आकृतियां शैलों में प्राप्त स्थान तथा मैग्मा के दबाव पर निर्भर करती है। बैथोलिथ, सील और जो है डाइक इसके कई उदाहरण हैं। कहते हैं बैथोलिथ बड़े आंतरिक अग्नेय चट्टानी पिंड है, और इनका आकार कुछ 100 किलोमीटर से हज़ारों किलोमीटर तक होता है, और इस विश्व के बड़े पर्वत समूहों को जो है स्थूल कोड होते हैं। लाखों वर्षों के अपरदन के कारण कभी कभी इनकी जो है असामान्य गुंबदनुमा छत जो है धरातल पर दिखाई देने लगती है। कहते हैं बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ आ जाती है। पूर्ववर्ती शैलों के बीच मैग्मा के जो है समांतरण सतहों के रूप में जमने के स्वरूप को भी सील कहते हैं। यानी देखा जाए तो पूर्ववर्ती शैलों के बीच मैग्मा के जो है समांतर तहों के रूप में जमने के रूप को भी सील कहते हैं। डायक शैलों के बीच मैग्मा का जो है लंबवत जमाव होता है, और इसकी लंबाई कुछ तक मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक, और चौड़ाई कुछ 1 सेंटीमीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक हो सकती है। कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहता है कि इसकी लंबाई कुछ 1 मीटर से लेकर कई किलोमीटर, चौड़ाई कुछ सेंटीमीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक हो सकती है। रासायनिक गुणों के आधार पर जो अग्नेय शैलों के 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक जो होते हैं अम्लीय और दूसरा होता है क्षारीय शैल। यानी
अम्लीय और क्षारीय शेल के रूप में इसको जो है प्रभावित किया जा सकता है। ये क्रमश अम्लीय और क्षारीय लावा के जमने से बनती है। अम्लीय अग्नेय शैलों की जो है सिलिका की मात्रा जो है 65% होती है। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो है अम्लीय अग्नेय शैलों में सिलिका की जो मात्रा होती है 65% होती है और इसका रंग बहुत ही हल्का होता है और ये कठोर मजबूत शैल होते हैं। ग्रेनाइट इसी प्रकार की शैल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यानी अम्लीय अग्नेय शैल की जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है ग्रेनाइट, जो कि काफ़ी सिलिका जो होती है 65% के रूप में होती है। क्षारीय अग्नेय शैलों में सिलिका की मात्रा जो है अम्लीय शैल से बहुत कम पाई जाती है और इसमें सिलिका की मात्रा जो है 55% से कम होती है। यानी 55 से देखा जाए तो कम ही होती है। शैली जो ऐसी शैलियों में लोहों की जो है मैग्नीशियम की अधिकता होती है और इसका रंग गहरा और काला होता है और इस पर जो है ऋतु अपक्षय का बहुत प्रभाव पड़ता है। ग्रेबो, वेस्लाट और डोलोराइट क्षारीय शैलों के उदाहरण हैं। यहाँ पर जो एक बॉक्स आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं इस बॉक्स में बहुत सी बातें जो है आपके समझ के लिए ज़रूरी है। कहते हैं अग्नेय शैल तप्त द्रवित पदार्थ को हम मैग्मा कहते हैं अथवा लावा के ठंडा होकर जमने से बनती है। यानी जो मैग्मा होता है वो काफ़ी गर्म होती है लेकिन फिर भी ये ठंडा होने के बाद जो लावा ठंडा होती है तो अग्नेय शैल की तप्त द्रवित पदार्थ मैग्मा के रूप में होता है और लावा को ठंडा होकर जमने से ये बनती है। बाहरी अग्नेय शैल धरातल पर लावा के ठंडा होकर जमने से बनती है। यानी बाहरी अग्नेय शैल के धरातल पर लावा को ठंडा होकर जमने से बनती है और इसमें जो है बेसलॉट और ग्रेबो इसके सबसे अच्छा उदाहरण है। आंतरिक अग्नेय शैल धरातल के नीचे मैग्मा के जमने से बनती है और ग्रेनाइट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। The next state is a sedimentary rock. There is the most important. This is a rock are formed by the successive to the deposition of sediments. This sediment is maybe a debris is the eroded from any is a previously exciting rock and which may be ignored as rock. The metaphorics and all sedimentary rock is a sedimentary rocks has the layers are certified structure. The thickness and the strata there is a varies from to few millimeter to several meter. So these rocks are also called to certified rock. And generally these rocks has some types of fossil between their strata. There is the most important of fossils. And the fossil is a solid parts of the impressions of prehistoric as animal and plant embodied in the strip of sedimentary rock. Sedimentary rocks are widely spread on the earth's surface but is a slowly dipped. The individual rock is the particles are first broken from a rock and then transported by the running water. The ocean current is a glacier as even by wind from one place to another, and the process by which a rock of forming material is let it down to is called sedimentation. Yeah, depositions. It may shutter in the clamor is a water is a lake or ocean at the place where to the transporting agent has no longer enough energy to carry them to the further, and this is a identify is a riverines as a lost streams and formed by lake. The glacier and rollins is a formed by the wind and sedimentary rock with a reference to the is a deposition near to the river, lake and glaciers are dissolved especially. There is the most important here. The sedimentary are often loose is a unconsolidated, a soft rock material in the beginning like a sand and the clay. But in the course of time they get a hardened to be a compact materials by excessive evaporation and cementation from a cemented rock. This deposition of cement in there is a beginning in a generally horizontal, but it may get a tilted afterward due to the movement in their earth crust. And sandstone is a shell is a limestone and dolomite are example of cemented rock. The sediment is get stored by there is a transporting agent, and sediment is a different size may be get bonded by the cementing a material under suitable condition. Conglomerate is on the example of such as sedimentary rock. There is the most important. This types of formation of consolidated material termed to the mechanically is formed the sedimentary rock. The consolidation are organic matter derived from the plant and animal from the sedimentary rock of organic origin. Coal and limestone are organic sedimentary rock, and the sedimentary may be also resulted from the chemical reaction and direct respirations of mineral from their solution in water may be give rise to the sedimentary rock of is a chemical origin, and gypsum rock is a salt and nitrate is example of such a sedimentary rock.
There is a most important example, gypsum and rock salt. There is a Hellsfall. It is a mountain of the world like Himalaya, and the etc. There is a made of the cemented rock. The Himalaya is made by the cemented rock. All the elevators is a deposit of the world are also due to the cemetery as a accumulations, and the all rivers the best scenes. Particularly there is a plant and deltas. As the is a Gangatri's plan is Ganga, Brahmaputra Delta, and good is example of cemetery accumulation. And the most in factor here are in the box, sedimentary rock are formed by successive deposition of sedimentation. The sediment and this is a rock have to layer a structure, and therefore they are also known as a sediment-filled rock. The fossil is a solid part or impression of the prehistoric and animal and plant embedded to cemented rock is which they are. There is the most important. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अवसादी शैल है। देखिए अवसादी चट्टानों में क्या खासियत होती है। इस शैल की संरचना जो है अवसादी के निरंतर जमाव से ही होती है, और यह अवसाद किसी भी जो है पर्वतीय शैल, अग्नेय और रूपांतरित और या अवसादी शैलों का जो है अपरदित मलबा हो सकता है। अवसादों का जमाव परतों के रूप में होती है, और इसलिए इन शैलों को जो है परतदार शैल भी कहा जाता है। यानी अगर देखा जाए तो अवसादी शैलों का जो होता है धीरे धीरे जमाव होती है, यानी एक परत बाई परत चढ़ती रहती है, इसलिए इसको परतदार शैल भी कहते हैं। और इन शैलों की जो मोटाई है कुछ मिमी से लेकर कई मीटर तक भी हो सकती है, यानी mm से लेके जो है मीटर तक भी हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। और इस शैलों की परतों के बीच में जीवाश्म भी मिलते हैं, यानी देखा जाए तो इस परत में काफ़ी जीवाश्म मिलते हैं, यानी फॉसिल फ्यूल मिलते हैं जो लाखों साल पहले जीव जंतु मर गए थे, विघटित हो गए थे, तो इससे जीवाश्म बन गए थे। जीवाश्म जो है प्रागैतिहासिक काल के पशु और पौधों के अवशेष के रूप में होते हैं, और यह अवशेष अवसादी शैलों की परतों में दबकर भार बढ़ने के कारण जो है ठोस रूप धारण कर लेती है। धरातल पर अधिकतर जो है अवसादी शैलों का विस्तार मिलती है, परंतु ये शैलें कम गहराई तक ही मिल पाती है। शैलों से पहले अनेकों कण टूटते हैं और फिर उन टूटे कणों के परिवहन के कारक बहता जल, समुद्री लहरें और हिमानी पवन आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जब परिवहन के कारकों में इन कणों को ढोने की शक्ति में कमी आ जाती है तो यह समुद्री, झील या नदी के शांत जल में अथवा अनंत उपयुक्त स्थानों पर जमाव हो जाता है। ढोकर लाए गए शैलों के कणों किसी स्थान पर जमा होने की प्रक्रिया को ही अवसादन या निक्षेपण कहते हैं, यानी कहीं इकट्ठा हो जाने की प्रक्रिया को जो है हम क्या कहते हैं, अवसादन या निक्षेपण कहते हैं। अवसादी शैलों का नाम जो है अवसाद ढोने वाली कारकों और उनके जमाव स्थलों के संदर्भ में रखा गया है, जैसे कि नदीकृत शैल, झील सरोवर शैल, समुद्री समकृत शैल और मरुस्थल पवनकृत शैल। हिमानी जो है हिमकृत शैल आदि इसके अंतर्गत आता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ आती है। अवसादी प्राय जो है बारीक कणों से निर्मित मुलायम परत होती है, यानी अवसाद का मतलब यही होता है दोस्तों कि ये बहुत ही मुलायम परत होती है। आरंभ में ये बालू मिट्टी के रूप में होती है और कालांतर में यही पदार्थ भारी दबाव के कारण जो है संयुक्त रूप धारण कर ठोस बन जाती है। यानी पहले बालू के रूप में होती है, यानी रेत जैसी होती है, लेकिन बाद में जो होता है ये काफ़ी ठोस बन जाती है और अवसादी शैलों का निर्माण करते हैं। आरंभ में अवसादी शैलों का जो है जमाव क्षैतिज रूप में होती है, बाद में चलकर ये भूपट्टी में हुए हलचलों के कारण जो है झुकाव पैदा हो जाती है। बलुआ पत्थर शैल और चूना पत्थर और जो डोलोमाइट्स अवसादी शैल के कुछ एग्जाम्पल हैं, यानी बलुआ पत्थर शैल, चूना पत्थर और डोलोमाइट अवसादी शैलों के कुछ एग्जाम्पल हैं। परिवहन के विभिन्न कारक जैसे बहता जल, पवन और हिमानी अवसादों से अलग अलग आकारों में बांटते रहते हैं। विभिन्न आकार के अवसाद जो अनुकूल परिस्थिति पाकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कंग्लोमेरेट इस प्रकार के अवसादी शैलों का एक उदाहरण है और इस प्रकार की प्रक्रिया से बनी शैलों की भौतिक अवसादी शैल भी कहते हैं। पेड़ पौधे अथवा जानवरों से प्राप्त जैवीय पदार्थ को विकिरण से बनी अवसादी शैलें जैविक मूल की शैल होती है। कोयला और चूना पत्थर जैविक मूल्य की अवसादी शैलों के अंतर्गत ही आता है। अवसादों की संरचना जो है रासायनिक प्रक्रिया से भी संभव है। जल अपनी घुलन प्रक्रिया के द्वारा शैलों से बहुत सारे रासायनिक तत्व ग्रहण कर अवसाद के रूप में जमा कर जाते हैं और यही अवसाद जो है कालांतर में शैल बन जाता है, जैसे सेंग, नमक, जिप्सम, सोडा आदि सब इसी प्रकार के शैलों की कुछ एग्जाम्पल हैं। कहते हैं संसार के जो विशाल का है बलित पर्वत जैसे हिमालय,
एंड बीज आदि की रचना शैले से हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कहते हैं विशालकाय बलित पर्वत जैसे हिमालय और एडीज जो है शैल चट्टानों से ही निर्मित हुए हैं। संसार के सभी जलोढ़ निक्षेप से अवसादों की एकत्रित के रूप में है। अंत सभी नदियां जो है द्रोणीय विशेषकर उनके पदार्थ और डेल्टा अवसादों के जमाव से बनते हैं। इनमें से जो है सिंधी गंगा मैदान और जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे उत्तम उदाहरण में से एक माना जा सकता है। कहते हैं अगर हम कुछ फैक्ट की बात करें तो इम्पोर्टेंट बात यही आता है कि अवसायी शैलों की रचना जो है अवसादों के एक से ऊपर एक जमाव होने के परिवर्तन स्वरूप हुआ है और इन शैलों में परतें होती ही है। अंत इन परतदार भी कहते हैं, यानी अवसायी शैलों की रचना अवसादों के एक से ऊपर एक जमाव होने के परिणाम स्वरूप होती है और इन शैलों में जो है परतें होती है। अंततः इन्हें परतदार शैली भी कहते हैं। जीवाश्म में जो है ऐतिहासिक काल के पेड़ पौधे अथवा पशुओं के अवशेष है जो अवसादी शैलियों की परतों के बीच में दबकर ठोस रूप धारण कर चुके हैं। The next is a metamorphic rock. There is a most important and last rock. There is a metamorphic rock. Most rock is a mountainous, is a resinous show on the evidence of change. All this is the course of time become a metamorphic as a chain formed to the rock, and metamorphics is the rock are formed under to the influence of heat or pressure on sedimentaries or igneous rock. And dangerous is the pressure and the high temperature change to the color, hardness, texture and composition of all types of pre-existing rock. And the process which is bearing about the change is known as a metabolism, and the ultimate is a product permit due to the operation of such as a process are defined as a metamorphics is a rock. The temperature, pressure and stress assessed to the chemical is a reactive substance or their main agent, which are the responsible for the metabolism, and the heat cause of minerals as a recrystallizing into the rock. There is the most important here recrystallizes in the rock. The process of the change by the heat is called thermal or contact metabolism. And when the molten magma and lava come into contact with the surrounding rock, it is a back and them to the change and them into the metamorphic rock. And similarly, the formation of the metamorphic rock due to the tremendous of pressure is known as the dynamic or regional metabolism. The salted is the genesis and spirit is a marvelous, and diamonds are good example of metamorphic rock. The metamorphic rock are hard and tough is their comparison to the parent rock, and from which is they are formed. Example of metamorphic rock are given in the table 2.1, which there is a parent rock formed which they have been to formed. Here shows is the most important here a table parent rock and is a metamorphic or change form. Name of the rock, types of the rock, and name of the metamorphic rock. There is a limestone, there is a sedimentary rock, but there is a marble. And dolomite is there is a sedimentary rock, and their example of rock is a marble. And sandstone is a sedimentary rock and quartzite. And the shell is a sedimentary rock and slate. And slate is a metamorphic rock and splendid and crust. And coal is a sedimentary rock, but is a graphite, and diamond here is the name of the metamorphic rock. The next here is a granite. Granite is igneous rock, and the granite is here, and the phyllite is the metamorphic rock and schist. Different types of metamorphic rock are found all over to the world. In India, is a marble is found in the Rajasthan, Bihar, Madhya Pradesh, where it is salted and available in a plant in Orissa, Andhra Pradesh and Haryana. In a Kangra and the Kuman is the regional is a Himalaya, solid is a different color are found. That is the most important here point. Metamorphics is a rock are formed by the effect of heat or pressure on sedimentary igneous or even metamorphic rock. And thermal metamorphism is the process by which is a rock undergoes to change as a result of great heat. And dynamic metamorphics is the modification of rock by the tremendous pressure during the extensive earth movements. यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं अंतिम जो है चट्टान यानी शैल की, जिसमें रूपांतरित और कलांतरित शैल के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत है।
कहते हैं पर्वतीय जो है प्रदेशों में अधिकांश शैलों में परिवर्तन के प्रमाण मिलते हैं और ये सभी शैलें जो कालांतर में रूपांतरित भी हो जाती है। अवसादी अथवा आग्नेय शैलों पर अधिक ताप से या दाब पड़ने के कारण रूपांतरित शैल बनती है। उच्च दाब जो है पूर्ववर्तीय शैलों के रंग, कठोरता, गठन तथा खनिज संगठन में परिवर्तन कर देते हैं। जहाँ शैलों की गर्म द्रव्य मैग्मा के संपर्क में आते हैं वहाँ उनकी संरचना में परिवर्तन आ जाता है और इस परिवर्तन की प्रक्रिया को जो है रूपांतरण और या कायांतरण भी कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा बनी शैलों के रूपांतरण शैल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस परिवर्तन की प्रक्रिया को रूपांतरण और कायांतरण कहते हैं। किसकी रूपांतरण की? जहाँ शैल गर्म द्रविड़ मैग्मा के संपर्क में आती है और उनकी संरचना में परिवर्तन आ जाता है। तो इसी को हम जो है रूपांतरित शैल कहते हैं। भूपट्टी में मौजूद अत्यधिक जो है उष्मा के प्रभाव से अवसादी और अग्निश शैलों की खनिज में जब रबों का जो है पुनर्निर्माण अथवा रूप में परिवर्तन होता है तो उसे हम तापीय रूपांतरण अथवा स्पर्शीय रूपांतरण कहते हैं। जब द्रव मैग्मा अथवा लावा शैलों के संपर्क में आता है तो शैलों के मूल रूप में परिवर्तन ला देता है और इसी प्रकार भारी दबाव के कारण शैलों में परिवर्तन देखने को मिलता है। दबाव के कारण हुए परिवर्तन को गणितीय और प्रादेशिक रूपांतरण भी कहते हैं। यानी दबाव के कारण हुए परिवर्तन को हम गतिक या प्रादेशिक रूपांतरण कहते हैं। स्लेट, नीस, शिस्ट और संगमरमर और हीरा रूपांतरण शैलों के कुछ उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। रूपांतरण शैल अपनी मूल शैली से जो है अधिक कठोर एवं मजबूत होती है, जो कि तालिका में भी हमने देखा था। कहते रूपांतरण शैलों और उनकी शैलों को उदाहरण दिए हुए हैं और इस तालिका का अध्ययन से हम सब कुछ जान सकेंगे कि कौन से शैल जो है किस प्रकार से है। यहाँ पर आपके समक्ष जो है एक मतलब शैल और इसकी रूपांतरण शैलों के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। इसमें जो है चूना पत्थर शैलों के नाम है और शैलों के प्रकार और बनने वाली रूपांतरित शैल। देखिए चूना पत्थर जो है अवसादी शैल से जो प्रकार है और ये संगमरमर जो है बनते हैं इसमें। जो डोलोमाइट्स की बात करें तो अवसादी शैल है और संगमरमर ही इसमें जो रूपांतरित होती है। बलुआ पत्थर जो है अवसादी शैल है और इसमें क्वार्टजाइट बनते हैं। शैल अवसादी शैल और इसमें स्लेट के रूप में कन्वर्ट होती है। उसके पश्चात स्लेट रूपांतरण शैल होती है जो कि फाइलाइट्स के रूप में रूपांतरण होता है और कोयला जो होती है अवसादी शैल होता है जो कि हीरा के रूप में कन्वर्ट होता है। बात करें हम ग्रेनाइट की तो ये अग्नि शैल में कन्वर्ट होता है और इसे नीश होती है। इसमें फाइलाइट्स जो होती है रूपांतरित शैल होता है जिसमें हम शिस्ट के रूप में कन्वर्ट होता है। संसार में विभिन्न प्रकार के रूपांतरित शैल पाई जाती है। भारत में संगमरमर राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में काफ़ी मात्रा में मिलता है। हिमालय प्रदेश के कांगड़ा और कुमायूं क्षेत्र में विभिन्न रंगों के जो है स्लेट मिलती है, जो कि बहुत ज़रूरी बात है। यदि बात यहाँ पर हम करें कुछ फैक्ट जो हमने पढ़ा है उसमें जो है शॉर्ट पॉइंट के रूप में क्या हो सकता है, तो यही बात होती है कि रूपांतरित शैल की संरचना अवसादी, अग्नि और पर्वतीय रूपांतरित शैलों पर जो है भारी दाब और जो है ताप के प्रभाव के कारण होता है। तापीय रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें भारी ताप के कारण शैलों में परिवर्तन हो जाता है और गणितीय रूपांतरण शैल का वह बदला स्वरूप है जो पृथ्वी की हलचलों के समय भारी दबाव के कारण उत्पन्न होती है। तो ये तीनों फैक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है। अगला पार्ट जो है हम अगले वीडियो में करेंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो आप इसी तरह जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। इसमें से दो बातें इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना है। पहली बात ये कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप पहली बार आप वीडियो देख रहे थे तो इसको जो है आप सब्सक्राइब करके नहीं सेव करोगे तो आपको शायद दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त नहीं होगा। अब बाद में अगर आप कोई टॉपिक रिसर्च करना चाहो तो आपको त्रिपाण स्टडी सेंटर का जो है टॉपिक नहीं आएगा, उस जगह जो है आपको दूसरा जो है पहले से वीडियो उपलब्ध है वो आएगा। इसलिए आपको ये ज़रूरी है कि इसको चैनल को सब्सक्राइब करके जो है चैनल के होम पेज को सेव कर लें। जब होम पेज आपका सेव हो जाएगा तो वहाँ पर जो है आपको हर एक वीडियो त्रिपाण स्टडी सेंटर के द्वारा बनाया गया मिल जाएगा। जो टॉपिक आपके काम के हैं उसको समझिए, सोचिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।